उनका आता है चौथा बिजनेस, हाइपर प्योर, जो एक B2B बिजनेस है, वो हमें प्रोवाइड नहीं करता और इसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा। रिसेंटली आपने जोमेटो के IPO के बारे में तो सुना ही होगा और एक्साइटेड भी होगे। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जोमेटो के IPO के बारे में। बट उससे पहले एक बार IPO को जान लेते हैं कि IPO का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एक कंपनी मिली जो बहुत अच्छी है, आपको पता चल जाए कि वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो ग्रो करने वाली है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे कि आपकी गेन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और IPO यही अपॉर्चुनिटी देता है एक बहुत अर्ली स्टेज पे, आप उस कंपनी को एक वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइस पे उसको खरीद सकते हो IPO के थ्रू। बट IPO में एक प्रॉब्लम होती है, डेटा कम अवेलेबल होता है, क्योंकि इनिशियली तो इतना डेटा होता नहीं है DRHP में। उसके वजह से ये रिस्क भी बढ़ जाता है जब भी हम IPO में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी अभी तक IPO निकले हैं उनमें से सक्सेसफुल कंपनीज कितने निकली हैं, बहुत ही कम, राइट। तो उसके वजह से IPO के वक्त एनालाइज करना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर जोमेटो के IPO में अगर मैंने एनालिसिस में नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस शुरू कर दी, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करी, ROCE ROE ये सब चेक करने लग गया, तो मैं मात खा जाऊंगा। फिर तो कोई फायदा नहीं है एनालाइज करने का, ऑफकोर्स, क्योंकि कंपनी लॉसेज में रन कर रही है। एक स्टार्टअप फंडिंग उठाती है, उसके बाद फिर ओवर द टाइम वो प्रॉफिटेबल होती है। तो नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस का तो फायदा नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए IPO को हम थोड़ा सा अलग तरीके से एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, और आपको एक थोड़ा इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करने का मोटिव रहेगा, जिससे आप जब भी IPO में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अभी तो रिलीज नहीं हुआ है कि कब IPO निकलेगा इसका, बट जब भी ये निकलेगा तब आप एक थोड़ा सा और सोच के और इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, ये इस वीडियो का मोटिव रहेगा। तो अगर हम शुरू करें जोमेटो के IPO के बारे में बात करना, तो हम इस प्रोसीजर से प्रोसीड करेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, जिसमें उसके अलग अलग 4 वर्टिकल्स होंगे। फूड डिलीवरी वगैरह सब सुना होगा, बट ऐसे कुछ वर्टिकल्स होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, और वो एक गेम चेंजर हो सकता है जोमेटो के लिए, तो उसके लिए बने रहना। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में जाएंगे, जो थोड़ा सा हल्का सा बोरिंग पार्ट हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आएंगे वहाँ से भी। और उसके बाद फाइनेंशियल्स में जाएंगे, क्योंकि हमें जानना है कि ये कंपनी पैसा तो कमा रही है, हमें ये भी पता है कहाँ कहाँ से कमा रही है, बट ये जानना है कहाँ से कितना कमा रही है। और अगर वो छोटा वाला पार्ट है, अगर वो कहीं से कम रेवेन्यू कमा रही है, तो वो रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा सकती है फ्यूचर में। ये हमें आंसर करना है फाइनेंशियल्स को पढ़ के, और क्या क्या और फायदे हो सकते हैं, कहाँ पर इनके इतने मेजर एक्सपेंसेस हैं जिसकी वजह से वो लॉसेज में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो हमें ट्रैक करने हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि अभी तो वो लॉसेज में है। अगर वो वापस ऐसे ही चलती रही फंडिंग के बेसिस पे, तो वो लॉसेज में ही रहेगी। तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुछ अलग पॉइंट्स ट्रैक करने पड़ेंगे, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे। हम इंटरनेशनल कंपनीज का भी देखेंगे कि उनका क्या सिनेरियो रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू कर दिया था फूड डिलीवरी बिजनेस कंपेयर टू जोमेटो। तो इसलिए वो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, तो वहाँ लास्ट तक आप बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन, जो है बिजनेस मॉडल। तो पहला बिजनेस मॉडल इनका है फूड डिलीवरी बिजनेस, जिसके बारे में आप सबको पता ही है ऑफ कोर्स। तो मेनली क्या होता है फूड डिलीवरी बिजनेस में, सबको ये पता है कि हम ऑर्डर करते हैं और हमारे पास खाना आता है, बट बीच में उनका इनकम कहाँ से जनरेट होता है। एक तो इनकम जनरेट होता है, वो कमीशन चार्ज करते हैं। सपोज करो आपने 120 रुपये का कुछ खाना ऑर्डर करा, उसमें से बीच में 20 रुपये जोमेटो खा गया, तो वहाँ से वो एक कमीशन चार्ज करते हैं और वो उनका एक इनकम सोर्स हो जाता है। दूसरा इनका इनकम सोर्स एक और होता है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। अब जब भी आप कुछ सर्च करो जोमेटो पे ऑर्डर करने के लिए, तो आपको सबसे ऊपर कुछ सबसे ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स दिखते हैं। उस रेस्टोरेंट को ऊपर आने के लिए वो रेस्टोरेंट पैसे देता है जोमेटो को। वो कहता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ और आप मेरी लिस्टिंग थोड़ी ऊपर करो। तो वो फीचर्ड लिस्टिंग के लिए जोमेटो और कमाता है, एक एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ चीज़ है जहाँ से जोमेटो और कमाता है। बट अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, तो सबसे पहला एक्सपेंस इनका आता है डिस्काउंट्स। आपने देखा ही होगा जब भी आप ऑर्डर करने जाते हो जोमेटो से, आपको बहुत बार डिस्काउंट्स मिलते हैं, हेवी डिस्काउंट्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो शायद फ्री भी मिल जाता है पहला ऑर्डर, तो उसके वजह से इनके लॉसेस इंकर हो रहे हैं मेनली डिस्काउंट्स की वजह से। वो हम आगे इकोनॉमिक्स में जानेंगे, बट वो एक मेजर एक्सपेंस है इस कंपनी के लिए। दूसरा मेजर एक्सपेंस है डिलीवरी कॉस्ट।
तो सपोज करो आपने 120 का खाना मंगवाया, उसमें 20 रुपये और डिलीवरी कॉस्ट लग गई, यानी 140 का खाना हो गया। तो वो 20 रुपये सीधा की सीधा वो डिलीवरी पार्टनर को दे देते हैं, जो रेस्टोरेंट से हमारे घर तक लेके आ रहा है खाना, वो डायरेक्टली उसको दे देते हैं। बीच में जोमेटो उसमें नहीं खाती कुछ भी। तो वो एक एक्सपेंस हो जाता है अगेन जोमेटो के लिए, क्योंकि 140 का ऑर्डर करा है बट 20 रुपये डिलीवरी पार्टनर के पास चले गए। और एक और एक्सपेंस आता है, तो अगर डिलीवरी पार्टनर कुछ नंबर ऑफ ऑर्डर्स रीच कर लेता है, कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट रीच कर लेता है, तो जोमेटो उसको एक्स्ट्रा बोनस पे करती है। वो फिर से इनके लिए एक एक्सपेंस बन जाता है, जिसके वजह से ये इनका तीसरा एक्सपेंस हो जाता है। ये भी काफ़ी मेजर एक्सपेंस है इस कंपनी के लिए। फिर उसके बाद फूड डिलीवरी बिजनेस के बारे में सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट बिजनेस आता है जहाँ से कंपनी की एक्चुअली शुरुआत हुई थी, वो था डाइनिंग आउट। तो इनके फाउंडर्स किसी मॉल में घूम रहे थे, वहाँ इन्होंने देखा कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर लोग आते नहीं है। खाना अच्छा होगा बट फिर भी लोग आते नहीं है खाना खाने के लिए। तो उन्होंने क्वेश्चन करा कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई तरीका हो सकता है। तब इन्होंने जोमेटो की शुरुआत करी, बट उस टाइम जोमेटो का नाम जोमेटो नहीं था, उस टाइम इन्होंने फूडी पे के नाम से शुरुआत करी थी। तो फूडी पे यही ऑप्शन था, वहाँ पर जाके लोग देख सकते थे कौन से रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, कहाँ कहाँ खाना खा सकते हैं, और वहीं से डायरेक्टली बुक कर सकते थे। तो डाइनिंग आउट भी ये वही फीचर है। डाइनिंग आउट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, दो इनका मेजर बिजनेस नहीं है, ये काफ़ी छोटा पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आता है इनका डाइनिंग आउट से। तो मेन यही कहानी है डाइनिंग आउट की। बेसिकली यहाँ से लोग बुक कर लेते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद ये पहले दो बिजनेसेस को लेवरेज करने के लिए, जो इन्होंने इससे एक नेटवर्क बनाया, उसको लेवरेज करने के लिए इन्होंने क्रिएट करा जोमेटो गोल्ड। तो अब इनके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हो गए, बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो गए। इन्होंने दोनों रेस्टोरेंट्स और कंज्यूमर को और थोड़े इंसेंटिव्स देने के लिए इन्होंने जोमेटो गोल्ड की शुरुआत करी। अब इसमें ये क्या करते हैं, कंज्यूमर यानी हम जैसे आप जैसे लोग, आप जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप खरीदोगे और आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा कि बाय वन गेट वन फ्री एक रेस्टोरेंट में जाके, जब भी आप किसी डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाओगे जो जोमेटो के साथ टाइड अप है। तो ये हमारे कॉलेज में बहुत बढ़िया चीज़ थी। हम जाके सब लोग जोमेटो गोल्ड खरीदते ही इसकी वजह से थे, क्योंकि सब जोमेटो गोल्ड खरीदते थे, फिर आसपास किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ पर यूज़ करते थे, फिर चिल मारते थे। तो जोमेटो गोल्ड एक काफ़ी मस्त चीज़ है दोनों रेस्टोरेंट के लिए भी, क्योंकि इसकी वजह से उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है इस रेस्टोरेंट की भी, इसलिए दोनों को फ़ायदा रहता है। तो जोमेटो गोल्ड भी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। फिर उसके बाद उनका आता है चौथा बिजनेस, हाइपर प्योर, जो एक B2B बिजनेस है, वो हमें प्रोवाइड नहीं करता, और इसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 साल पहले ही शुरू हुआ है और ये कंज्यूमर्स को प्रोवाइड नहीं करता। बट ये जोमेटो का सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस है मेरे हिसाब से। इसमें क्या होता है कि जोमेटो के पास अब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया रेस्टोरेंट्स के साथ, राइट। तो इन्होंने लास्ट दो साल पहले 2019 में सोचा कि हम इसको लेवरेज कैसे कर सकते हैं। इन्होंने देखा रेस्टोरेंट्स को इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग टूल्स चाहिए होते हैं, जिससे वो अपना रेस्टोरेंट रन कर पाए, खाना बना पाए, डिलीवर कर पाए, वो सब। तो इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ आउट करने के लिए एक तरीका ढूंढा। इन्होंने क्या करा, ये मर्चेंट से इंग्रेडिएंट्स या जो भी टूल्स होते हैं वो खरीद लेते हैं और डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो रेस्टोरेंट्स जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी आइटम्स ऑर्डर करना चाहते हैं, वो इनके ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पर जोमेटो कमा जाता है। ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि ऊपर जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं वो कहीं ना कहीं जोमेटो के लिए कम प्रॉफिटेबल है, बट ये वाला बिजनेस मॉडल बहुत ही एक अटैच्ड बिजनेस मॉडल है रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए भी, क्योंकि एक तरीके से रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और दूसरा ये प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ भी जा सकता है। और तीसरा एक मेजर रीज़न एक और है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कोविड में ग्रो करा है। बाकी तीनों बिजनेसेस ठप हुए हैं इनके कोविड के वक्त ऑफ कोर्स, बट हाइपर प्योर ग्रो करा है कोविड के टाइम भी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था, और आगे इस बिजनेस के बारे में और भी बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं थोड़े से बोरिंग पार्ट पे इस कंपनी की, वो है यूनिट इकोनॉमिक्स इसकी। तो यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है कि अगर आपने एक ऑर्डर करा, सपोज करो जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उनमें से एक ऑर्डर करा आपने, कोई एवरेज ऑर्डर उठा लिया अपना, उस ऑर्डर पे जोमेटो कितना कमीशन चार्ज करता है, आखिर में जाके कहाँ कहाँ उसके खर्चे होते हैं, कहाँ कहाँ वो कमाता है, और इन द एंड उस एक ऑर्डर पे
वो कितना प्रॉफिट कमाता है या कितना लॉस कमाता है। तो वो हम जानते हैं एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स देख के। तो सबसे पहले अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2020 का और कंपेयर करें इसे 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी दिसंबर में एंड हो रहा है ये सेकंड वाला। तो पहले वाले में कमीशंस 43 रुपीज़ के आसपास चार्ज होता था पर ऑर्डर, और साथ में डिलीवरी चार्ज 15 रुपीज़ पे। और डिलीवरी चार्ज तो जैसे आपको बताया ही वो सारा पार्टनर को देते थे, तो डिलीवरी कॉस्ट 52 रुपीज़ तक चले जाता था सारे इंसेंटिव्स वगैरह को मिला के। तो वो काफ़ी ज़्यादा इनका कॉस्ट पड़ता था। उसके साथ साथ ये डिस्काउंट्स भी भारी भरकम देते थे, उसके वजह से डिस्काउंट्स भी 21 रुपीज़ तक आ गया। और फिर इनके थोड़े और छोटे मोटे और कॉस्ट रहते थे आसपास, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको जो 15.7 रुपीज़ तक आ गया। और उसके वजह से ये लॉस रिपोर्ट करते थे, यानी ऑलमोस्ट हर एक ऑर्डर पे ये एक लॉस रिपोर्ट करते थे 30 रुपये का। बट लास्ट 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 फाइनेंशियल ईयर में ये थोड़ा चेंज हुआ। सबसे पहली बात, इन्होंने कमीशंस बढ़ाए। कमीशंस 43 से 62 रुपीज़ हो गए, और साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी बढ़ाए, वो 15.3 से 26.8 रुपीज़ हो गए। और कॉस्ट भी कम कर दी, डिलीवरी कॉस्ट, यानी इनने थोड़े इंसेंटिव्स कम कर दिए होंगे, जिसकी वजह से 52 रुपीज़ से 44 रुपीज़ तक आ गए। और मेन पॉइंट, इन्हें डिस्काउंट्स कम कर दिए इस टाइम पे, जो कि 21 से 7 रुपीज़ तक कर दिया, यानी हाफ कर 1/3 कर दिया ऑलमोस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहा। और इस सब के वजह से, इस पूरे कंबाइन इफेक्ट के वजह से कंपनी हर एक ऑर्डर पे प्रॉफिट बुक करने लग गई। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ ऐसा देखने में लग रहा है, बट मेरे माने तो इसका रीज़न थोड़ा कोविड भी हो सकता है। क्योंकि पहली बात, जब कोविड आया उसके बाद लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे थे, उनके पास ऑप्शन ही ज़्यादातर वो ऑप्शन नहीं, वो प्रेफर ही ज़्यादा कर रहे थे कि वो बाहर से ऑर्डर करें रादर देन गोइंग आउट। तो उसके वजह से ये डिस्काउंट्स कम देने लगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऑर्डर करने का है। दूसरी बात, इन्होंने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में कोई आ नहीं रहे थे, तो रेस्टोरेंट्स के पास ऑप्शन ही यही था कि वो जोमेटो के थ्रू बेचें, तो अगेन चार्जेस बढ़ा दिए। फिर उसके बाद इन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जगह कम किया, जैसे डिलीवरी कॉस्ट कम करा, वो एक अच्छा पॉइंट था। फिर उसके बाद डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिया अगेन, क्योंकि मजबूरी है सबकी। तो ये हमें ओवर द टाइम देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है या फिर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। तो इसलिए ये चीज़, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ट्रैक करती रहनी है, इनको एकदम फेस वैल्यू पे नहीं लेना है अभी एटलीस्ट। अब नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाएं तो वो है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब है कि जोमेटो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना अमाउंट का ऑर्डर बुक करता है, कितना टोटल अमाउंट का ऑर्डर बुक करता है, वो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है। तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है, इससे यहाँ से ये पता चलेगा कि वो बेसिकली कितना ग्रो कर रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने डेटा क्वार्टरली के हिसाब से दिया है, और यहाँ पर हमें Q1 में एक मेजर डिक्लाइन दिखता है, और वो ऑफकोर्स कोविड की वजह से। फिर उसके बाद, उस डिक्लाइन के बाद बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और बल्कि थर्ड क्वार्टर तक आते आते ये हाईएस्ट एवर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बुक करता है किसी भी क्वार्टर में आज तक के। अब ये अच्छी बात है ऑफकोर्स, बट यहाँ से हमें एक और पॉइंट देखना है, और वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या बताती है कि जितने भी, जैसे आपने जितने भी ऑर्डर करे जोमेटो से, उसमें से ऑन एन एवरेज पर ऑर्डर आप कितने का ऑर्डर करते हो, ठीक है। तो अगर हम उसका डेटा देखें क्वार्टरली, तो ये ओवर द टाइम काफ़ी बड़ा है, दिख रहा है 264 से 407 रुपीज़ दिखा गया है। बट मेजर जंप आया है इनका अगेन Q1 में। अब इसका रीज़न मेरे को क्या लगता है ये होगा कि देखो, पहले क्या होता था, कोविड से पहले मैं जैसे कॉलेज में था, मेरे मम्मी पापा और भाई घर पे थे, तो वो कुछ ऑर्डर करते होंगे, वो अपने तीनों के लिए ऑर्डर करते थे, और मैं हॉस्टल से अपने लिए ऑर्डर करता था। तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होगा और जो भी हम बुक कर रहे हैं। बट फिर कोविड के बाद क्या हुआ, मैं घर पे आ गया, हम 4 लोग के लिए ऑर्डर होता था जब भी जोमेटो से ऑर्डर करते थे, तो उसकी वजह से एक हर ऑर्डर पे हमारी कॉस्ट बढ़ गई। ऑफकोर्स अब 4 लोगों के लिए खाना की ज़्यादा ज़रूरत है ना, उसके वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा एक बम्प दिखा है उसकी वजह से। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि पोस्ट कोविड ये बम्प जो दिखा है ये रिटेन रहता है या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हो सकता है डिक्लाइन दिखे उसमें,
जो एक नेगेटिव इंडिकेटर होगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंपनी की, उतना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट्स होंगे कंपनी के पास। क्योंकि अगर सपोज करो 500 रुपये का आप ऑर्डर कर रहे हो, तो एक बार डिलीवरी चार्ज है, एक बार कमीशंस ले रहे हैं। बट सपोज करो आपने 250 रुपये के ऑर्डर करें, तो 250 के ऑर्डर पे उसको 2 बार डिलीवरी चार्जेस अलग अलग देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक डिसबेनिफिट हो जाता है जोमेटो के पास, क्योंकि उसको डिस्काउंट भी देने पड़ेंगे ज़्यादा। उसके वजह से जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो जितना ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा जोमेटो के लिए, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा चर्निंग होगी जोमेटो के लिए। तो ये देखने वाली बात है एक। और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, तो हमें ये देखना है कि इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी भी है लॉन्ग टर्म में। और ये हम देख सकते हैं इंडिया, चाइना और यूएस को कंपेयर करके। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें, इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन में, तो सिर्फ 43% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, बल्कि और चाइना में 63% और यूएस में 88% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जितना भी टोटल फूड कंजम्पशन होता है इंडिया में, उसमें से कितने परसेंट लोग रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हैं, या फिर नॉन होम कुड फूड कितने कंज्यूम करते हैं, तो वो सिर्फ 10% है। और चाइना और यूएस में देखें तो दोनों में 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक बड़ा सारा गैप हमें दिख जाता है, जहाँ पर इंडिया लेवरेज कर सकता है, जोमेटो लेवरेज कर सकता है इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद एक तीसरा इंडिकेटर देखें, जो पहले दो इंडिकेटर को मिला के बनता है। तो जितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें से कितने परसेंट लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी यूज़ करते हैं, वो इंडिया में सिर्फ 9% है। और यूएस और चाइना में बहुत ज़्यादा है, यूएस में 36%, चाइना में 50%। तो अगेन यहाँ से एक पता चल जाता है कि एक काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है बीच में, जहाँ पर जोमेटो लेवरेज कर सकता है, ये पूरी इंडस्ट्री लेवरेज कर सकती है। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी तो जोमेटो भी पीछे पीछे कहीं ना कहीं ग्रो करता रहेगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। साथ में जोमेटो का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, तो ऑफकोर्स वो इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो भी एक देखने वाली बात है।